Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for class 12 Macroeconomics chapter wise previous year question paper series. So, now why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो वो हर साल रिपीट करता है, कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते ही हैं। तो इस सीरीज में हम पिछले 10-12 साल में जो भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं चैप्टर वाइज, उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हार्डली एंड कोई चांसेस बचते हैं कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 10th चैप्टर, गवर्नमेंट बजट। नाउ गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन भी आपके पीवाईक्यूज में पूछी जा चुकी है। तो डेफिनेशन में आएगा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि अंदाजन आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में आप कितना कमाने वाले हो। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, अंदाज आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में आप कितना खर्चा करने वाले हो, उसको आप जिस अकाउंट या जिस स्टेटमेंट में लिखते हो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बजट। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर of the government for the next financial year that reveals the fiscal policy of the government. तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आने वाले साल में हम जितना खर्चा या जितनी इनकम अर्न करने वाले हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। ये आपकी फिस्कल पॉलिसी को रिवील करता है। फिस्कल पॉलिसी सरकार की ऐसी पॉलिसी होती है जिसे वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए लाते हैं। तो जब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो तो उसे वापस से बैलेंस करने के लिए सरकार कुछ मेजर्स लेते हैं, और इसके बारे में भी इस बजट में ही मेंशन होता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो कुल मिला के बजट के 7 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं विद द ट्रिक बियर पैग। ओके, नाउ बियर पैग में बी से आपका आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, जबकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत बैकवर्ड रीजन्स हैं। तो सरकार अपने बजट में हर साल स्पेशल प्रोविजंस बनाती है या स्पेशल बजट एलोकेट करती है ताकि इन एरियाज को प्रायोरिटाइज किया जा सके, ताकि इन एरियाज की नीड्स ज़्यादा फुलफिल हो, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, कुछ एरिया बहुत आगे जा चुके हैं, कुछ बहुत पीछे जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट अगर अपने बजट में इन एरियाज पे फोकस करेगा, प्रायोरिटाइज देगा, तो धीरे धीरे करके ये भी डेवलप करेंगे और इनके बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर किसी केस स्टडी में अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है कि कुछ एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए ताकि उस बैकवर्ड रीजन का भी डेवलप हो सके, तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं? बैलेंस्ड इकोनॉमिक या बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। देन ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो सरकार हर साल अपने बजट में कुछ स्कीम से पैसे लगाता है जिससे रोजगार क्रिएट हो सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा। तो अगर आपकी केस स्टडी में कुछ स्कीम्स की बात चल रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सरकार अपने बजट से हर साल कुछ स्कीम से पैसा लगाता है जिससे हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो सके। अनदर ई से आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करना। तो अपने फिस्कल पॉलिसी या फिर अपने बजट के थ्रू वो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो सरकार अपना खर्चा कम कर देता है ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। और जब डिफ्लेशन मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि मार्केट में पैसा है ही नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता है या फिर बहुत डिमांड खत्म सी हो गई है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो फिर वो अपने खर्चे को बढ़ा देता है ताकि मार्केट में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस कर सके। तो इससे क्या करता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है और ये आपकी इकोनॉमी को बिजनेस साइकिल से भी बचाता है। तो अब बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि हर एक इकोनॉमी में 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है बूम पीरियड, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी। तो जब बूम पीरियड चल रहा होता है तब तो मार्केट में बहुत तेजी होती है, ठीक है, तो तब हाई डिमांड होती है, महंगाई बढ़ती जाती है। फिर रिसेशन मतलब थोड़ी मंदी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जा रही है मार्केट। फिर डिप्रेशन मतलब बिल्कुल ही मार्केट बंद से लगी पड़ी है, मंदी आ गई है। और रिकवरी मतलब अब धीरे धीरे वापस से सब ठीक हो रहा है। तो ये 4 फेजेस में जब बूम पीरियड आता है तो बहुत डिमांड होती है, महंगाई बढ़ती है। डिप्रेशन आता है तो बिल्कुल लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही नहीं बचता है, तो डिमांड कम हो जाती है। तो इन दोनों ही पीरियड से उनको बचाने का काम करता है, मतलब इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ओके, देन बी डबल ई हो गया, देन आर से हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगेन हमारी सोसाइटी में कुछ
दो तरह के लोग होते हैं, एक को हम कहते हैं हैव और दूसरे को कहते हैं हैव नॉट। मतलब ये जो है वो रिचर सेक्शन है और ये जो है वो पुअर सेक्शन है। तो सरकार अपने बजट के थ्रू इनकम इनइक्वालिटी को, इनके बीच में जो इतना गैप है उसे रिड्यूस करने का ट्राई करती है बाय चार्जिंग द टैक्स ऑन रिचर सेक्शन एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू पुअर सेक्शन। कुछ बहुत रईस है, कुछ बहुत गरीब है, तो जो रईस है उन पर टैक्स लगाया जाएगा ताकि उनकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाए, और इनको सब्सिडीज दी जाएगी ताकि इनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इनके बीच में जो गैप है उसे रिड्यूस करने का काम करता है सरकार विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रईस पर टैक्स लगाना, गरीबों को सब्सिडी देना, ये उनका तरीका है। फिर आता है पैग, पी से हो जाएगा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। नाउ पब्लिक गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं विच आर मेंट फॉर द कलेक्टिव नीड्स ऑफ पब्लिक, जो पूरी जनता के लोगों के लिए, पूरी जनता की जरूरतों के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक रोड, डैम्स, ब्रिजेस, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जनता को प्रोवाइड करवाना भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बजट के थ्रू इन पर फंड्स एलोकेट करते हैं। देन ए से आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ हमारे इकोनॉमी में दो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है। नाउ प्राइवेट सेक्टर सोली प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, तो वो सिर्फ उन्हीं फील्ड में या उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है जहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो अपने रिसोर्सेज को कुछ ऐसे एरियाज में लगाए जिससे प्रॉफिट तो होगी, साथ में सोशल वेलफेयर भी हो सके। तो प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देता है, तो उस पर फोकस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सरकार की। और फिर आता है जीडीपी ग्रोथ। जी पैग, जी से हो जाएगा जीडीपी ग्रोथ। नाउ यहाँ पर सरकार चाहती है कि हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो सके। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ फंड्स एलोकेट करती है। ना कैसे बढ़ाएगी? ईदर थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो सरकार खुद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा डेवलप हो, या तो वो इंड्यूस करे प्राइवेट सेक्टर को टू इन्वेस्ट। तो या तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि शर्ट टी शर्ट का प्रोडक्शन बढ़े, तो या तो आप खुद एक फैक्ट्री लगाओ जहाँ पे आप वो शर्ट टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या तो आप प्राइवेट को इंड्यूस करो। इंड्यूस करने का मतलब होता है उन्हें टैक्सेस कम करके या उन्हें सब्सिडीज देकर या ड्यूटीज माफ करके किसी तरह से उन्हें लालच दो कि वो इन्वेस्टमेंट करे। तो उन्हें इंड्यूस करना या फिर खुद इन्वेस्ट करना। ना इसमें आपकी प्रीवियस ईयर में कुछ केस स्टडीज आई हुई है, जैसे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट एक स्कीम है जिसके अंदर सरकार एमएसएमई सेक्टर को सब्सिडीज देती है। इसके अलावा टैक्स रेट भी रिड्यूस करती है, इसके अलावा ड्यूटीज वगैरह माफ करती है, ताकि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोशन मिल सके, एनकरेजमेंट मिल सके कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो ये करके वो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है? जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर। तो या तो वो खुद इन्वेस्टमेंट करे या तो वो किसी को इंड्यूस करे। तो ये टैक्स रेट कम करना, ये सारे करके क्या कर रही है? वो एमएसएमई को इंड्यूस कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपी। इसके अलावा एक स्कीम की बात की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो एक तो प्रोडक्शन दिख ही रहा है, जीडीपी की बात होगी, पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में भी क्या होता है कि वो प्राइवेट पीपल को इनकरेज करते हैं कि जो सारी चीजें आज तक हम बाहर से इंपोर्ट करते हुए आ रहे हैं उसे अब अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करना उनका स्टार्ट करो। इसके लिए ड्यूटीज माफ करना, अगेन टैक्सेस वगैरह रिड्यूस करना, ये सारी चीजें उन्हें सब्सिडीज में दी गई थी। तो ये भी क्या है? उनका जीडीपी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ 7 ऑब्जेक्टिव थे जो सरकार के हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बजट। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। नाउ सरकार अगर वो पब्लिक गुड्स मतलब लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, जो कि पूरी जनता की नीड्स के लिए जरूरी है, अगर वो उन्हें अवेलेबल करवा रही है थ्रू एनी मीन्स, तो उसे कहते हैं प्रोविजन। पर अवेलेबल तो ठीक है, लेकिन अगर वो सारी चीजें खुद बना रही है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। नाउ प्रोविजन का मतलब होता है अरेंजिंग और इंश्योरिंग दैट द पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक। सिर्फ उसे अरेंज करके पब्लिक को देना, या ये इंश्योर करना कि पब्लिक तक वो सारे पब्लिक गुड्स पहुंच रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। तो इसका मतलब होता है कि सरकार उसके लिए पैसा देगी या डिसीजन लेगी कि कौन कौन से गुड्स पब्लिक को अवेलेबल करवाए जाने हैं, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी कि सारे गुड्स जनता तक सप्लाई हो सके। तो यहाँ पर सरकार डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। वो खुद वो सामान बनाती नहीं है, वो सिर्फ अवेलेबल करवाती है। ओके, जैसे इंश्योर दैट द रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स,
नेशनल डिफेंस आर अवेलेबल टू द सिटीजन। तो इंश्योर करेगी कि रोड होना चाहिए या स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट होने चाहिए। इंश्योर करना है क्या, ये प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। लेकिन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब वो एक्चुअल में उस चीज़ को क्रिएट करे या मैन्युफैक्चर करे, तो खुद की एक कंपनी बनाए जिसमें वो सारी चीज़ें एक्चुअल में बनाई जाती हो, तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो इसका मतलब है कि वो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके सामान को प्रोड्यूस मतलब बनाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स ना। ये सरकार भी कर सकती है या फिर ये प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एक रोड, डैम, ब्रिज बना रहा है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन। क्योंकि रोड, डैम्स, ब्रिजेस पूरी जनता यूज करने वाली है, तो ये पब्लिक गुड है, और इसे बनाया जा रहा है, तो ये प्रोडक्शन है। ओके, फिर आता है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट। नाउ बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला रिसीट, आगे आने वाले साल में हम कितनी कमाई करने वाले हैं, और एक्सपेंडिचर, आने वाले साल में हम कितना खर्चा करने वाले हैं। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस्ड होता है। देन रिसीट अगेन दो तरह की होती है, पहली होती है रिवेन्यू रिसीट, दूसरी होती है कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगेन रिकॉल कर लें, बजट क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जिसमें आने वाले साल में हम कितना रिसीट और कितना खर्चा करने वाले हैं उसके बारे में मेंशन होता है। तो रिसीट दो तरह की होती है, रिवेन्यू और कैपिटल, और एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट की। ये कुछ ऐसी रिसीट या ऐसी इनकम है सरकार की जिससे ना तो हमारा कोई एसेट डिक्रीज होता है, ना कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये उधारी का पैसा नहीं होना चाहिए, और अपनी कंट्री का कोई एसेट बेचकर ये पैसा कमाया हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रिवेन्यू रिसीट वो सारी कमाई है जिसकी वजह से हमें ना तो कोई एसेट बेचना पड़ा हो, तो ना ही हमारा कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, ना ही कोई उधारी ली, मतलब ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। So revenue receipts are the receipts which neither increases any liability nor decreases any asset. Now again आपके जो revenue receipt होते हैं, अगर उसमें कोई उधारी नहीं है, कोई एसेट नहीं बिक रहा, तो इनकम कहाँ से आएगी? तो या तो ये टैक्सेस के थ्रू आती है, या तो ये नॉन टैक्सेस के थ्रू आती है। इसका मतलब किसी भी तरीके का टैक्स का नाम मेंशन हो कि कॉर्पोरेट टैक्स है, या फिर इनकम टैक्स है, या फिर जीएसटी है, ऐसे किसी भी टैक्स का नाम अगर मेंशन हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिसीट हो जाएगा। तो मेनली आप तीन कैटेगरीज इसमें पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव टैक्स और वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स, जिसमें पीवाईक्यूज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं कुछ नॉन टैक्स भी रिसीट्स होती हैं, जिसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है, दैट्स इट। तो नॉन टैक्स रिसीट में आती है फीस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या फिर कोई आधार कार्ड वगैरह बनाना है, तो इसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। फिर आता है फाइन्स। अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया है, जैसे कि आपने अगर हेलमेट नहीं पहना, या फिर अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, तो उसके लिए आपको फाइन्स पे करने होते हैं। एस्टीट का मतलब होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए विदाउट एनी लीगल हायर। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज थी, और मेरा कोई लीगल हायर नहीं है, मेरी फैमिली में और कोई मेंबर नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो कौन जब्त कर लेगी? सरकार। तो उसे कहते हैं एस्टीट। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है ड्यू टू एनी डेवलपमेंट वर्क ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दूर दराज में कोई जमीन खरीदी हुई थी, तो कोई बंजर एरिया था, उसकी वैल्यू बहुत ही कम थी, मान लो 5 लाख की जमीन। अब अचानक से क्या हुआ, सरकार ने इसके बिल्कुल बगल से हाईवे बना दिया। तो अब जब से ही इसके बगल से हाईवे पास होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही 5 लाख की जो जमीन की वैल्यू थी, अब कितने की होगी? 50 लाख। तो इसकी जो वैल्यू बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि सरकार ने कोई प्रोजेक्ट चलाया, तो इसके बदले मुझे सरकार को कुछ फीस पे करनी पड़ती है, इसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। फिर आता है स्पेक्ट्रम 2G एंड 3G। तो जब भी किसी कंपनी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 5G चल रहा है, 6G, 7G, 8G को लॉन्च करना होगा, तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ पेमेंट करनी होती है टू द गवर्नमेंट, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ 2G एंड 3G। फिर आता है डोनेशन। जब कोई दूसरी कंट्री के लोग हमें उधार, मतलब हमारे कंट्री में कोई कैलेमिटी आ जाए, तो डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं, तो ये सारा पैसा जो हमें मिलता है, वो भी कोई उधारी तो है नहीं, वापस चुकाना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। देन इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज मतलब रेलवेज या फिर BSNL, ऐसी सारी सरकार की कंपनीज
जो पूरे साल में कमाई करती है वो भी नॉन टैक्स रिसीट है। तो ये सारी रिसीट क्या है, नॉन टैक्स। और इसके अलावा टैक्सेस में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक, ये सब कुछ मिलाकर क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट, जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ी है, ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ी है और ना ही कोई एसेट कम हुआ है। बढ़ते हैं आगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्या है इनका डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है विच इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन विच इट इज इम्पोज्ड, तो जिस पे लगाया गया था वही इसको पे करता है। तो फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, अगर ये इनकम टैक्स मुझ पे लगाया गया है तो मुझे ही जाकर ये सरकार को पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, मैं किसी और पे ये बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकती। फिर आता है ये जनरली कैसा होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि इनकम के साथ इसका रेट बढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख से कम कमा रहे हो तो रेट होगा 10%। अगर आप 10 लाख से 20 लाख के बीच में कमा रहे हो तो रेट हो जाएगा 20%। अगर आप 50 लाख कमा रहे हो तो रेट हो जाएगा 30%। तो ये आपकी इनकम के साथ ये रेट बढ़ता है। मतलब जनरली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होते हैं, दैट मीन्स इसका रेट इंक्रीज होता है अलॉन्ग विद द इनकम। देन एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, विच इज पेड बाय वन पर्सन एंड इम्पोज्ड ऑन अनदर पर्सन, ये लगाया किसी और पे जाता है, पे करने कोई और जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ये सरकार को पे करने कौन जाएगा, शॉपकीपर, लेकिन एक्चुअल में इस इम्पोज किस पे किया गया है, कस्टमर पे, तो कस्टमर को इसको पे करना रहेगा, मतलब बियर करना रहेगा, लेकिन सरकार को देने कौन जाएगा, ये शॉपकीपर। ओके, देन आता है इसका मतलब कि पे कर रहा है शॉपकीपर, बर्डन बियर कर रहा है कौन, कस्टमर। दैट मीन्स इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। तो कायदे से अगर शॉपकीपर इसको पे कर रहा है तो वो सारा पैसा किससे वसूल करेगा, कस्टमर से, तो बर्डन शिफ्ट हो सकता है। जनरली रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब है कि डजेंट मैटर आप कितना कमा रहे हो, आपको सेम रेट ही फेस करना पड़ेगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट में मैं 18% जीएसटी देकर आई हूँ तो अंबानी अडानी भी 18% ही देंगे उस पर। तो ये जीएसटी का रेट फिक्स होता है सारे इनकम कैटेगरी के लिए। ओके, तो जिस पर इम्पोज किया वही पे करेगा, इम्पोज किसी एक पर किया पे कोई और करेगा। बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन शिफ्ट होता है। प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, और इसके अलावा जीएसटी, एक्साइज ड्यूटीज, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इनडायरेक्ट। फिर आता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या थी, जिससे हमारी कंट्री का ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, ना ही कोई एसेट कम होगा। कैपिटल रिसीट वो सारी रिसीट्स हैं जिससे या तो हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो कोई एसेट डिक्रीज होगा। तो अगर सरकार ने कोई उधारी से पैसा कमाया है या फिर अपना कोई एसेट बेचकर पैसा कमाया है तो वो सारी कमाई को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आइदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटी और डिक्रीजेस एनी एसेट, या तो उधारी बढ़ाता है या किसी एसेट को कम करता है। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक रिकवरी ऑफ लोन। तो अगर हमारी कंट्री ने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को लोन देकर रखा था तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, एसेट था ना। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एसेट है। तो अगर हमारी कंट्री ने किसी कंट्री को लोन दिया हुआ है तो हमारे लिए वो क्या है, एसेट है। लेकिन सामने वाली पार्टी अगर वो रीपे कर देती है, मतलब लोन की रिकवरी हो जाती है, तो पैसा आ रहा है, दैट मीन्स रिसीट है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। तो व्हेन गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री रिसीव द रीपेमेंट ऑफ लोन दैट वाज गिवन अर्लियर, पहले जो लोन दिया था उसकी रीपेमेंट अगर मिल जाए तो ये रिसीट है, पर इसकी वजह से ऐसे डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये कैपिटल रिसीट है। फिर आता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। अगर हमारी सरकार किसी भी दूसरी कंट्री से उधारी लेती है, या तो हमारी पब्लिक से उधारी ले ले, या आरबीआई से ले ले, या किसी और कंट्री की गवर्नमेंट से उधारी ले ले, तो पैसा तो आ रहा है, दैट मीन्स रिसीट तो है, लेकिन उधारी बढ़ रही है इससे, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। तीसरा आता है अदर रिसीट, और अदर रिसीट में आता है मेनली डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, तो पैसा आ रहा है, अपने शेयर्स आपने बेचे तो पैसा आएगा, दैट मीन्स रिसीट तो है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपकी कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं, आपका ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। तो किसी भी टैक्सेस के थ्रू कमाई गई इनकम है, तो इनकम तो है पर कौन सी है, रेवेन्यू रिसीट। फीस, फाइन्स, एस्टीट, डोनेशन, इससे कमाई हुई इनकम है तो भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। पर अगर बोरोइंग से कमाई हुई चीज है, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा कमाया है, या लोन की रिकवरी आई है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट।
फिर आता है नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ खर्चे भी तो तरीके के थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिससे ना तो कोई एसेट बढ़ेगा ना कोई लायबिलिटी कम होगी। तो वो सारे खर्चे जो कि आपने कोई एसेट को खरीदने के लिए नहीं किए हैं या फिर किसी लायबिलिटी को चुकाने के लिए भी नहीं किए हैं, वो क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो खर्चा ऐसा होना चाहिए जिससे ना ही कोई एसेट बढ़े, आपने कोई एसेट नहीं खरीदा होना चाहिए और कोई पुरानी उधारी चुकाई नहीं होनी चाहिए। तो ना ही लायबिलिटी गिरनी चाहिए ना ही एसेट बढ़ना चाहिए। तो ऐसा खर्चा जिससे हमारा नाइदर इंक्रीजेज एनी एसेट नॉर डिक्रीजेज एनी लायबिलिटी, उसे क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार के कुछ लेबर्स उन्होंने हायर किए, उनको वेजेस पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, सब्सिडीज देना, ग्रांट्स देना, डोनेशन देना या डिफेंस परचेज से कुछ भी सामान खरीदना जिससे ना तो कोई एसेट बढ़ रहा है ना ही लायबिलिटी गिर रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब ना यहाँ पे ध्यान रखना सब्सिडीज और ग्रांट्स इसके मेन होते हैं। तो सब्सिडीज और ग्रांट्स मतलब अगर सरकार ने कुछ सब्सिडी से पैसा दिया है फ्री में, ग्रांट मतलब फ्री में कुछ पैसे दे दिया, आपको जो करना है उसे कर सकते हो। तो ये मेनली वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती है ताकि वो कुछ डेवलपमेंट वर्क कर सके। तो ग्रांट्स हैं या सब्सिडीज हैं या कुछ भी है, ये किसका पार्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एक चीज और हाईलाइट करने वाली है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो यूनियन गवर्नमेंट है मोदी सरकार, उन्होंने कुछ पैसा ग्रांट में दिया है फॉर एग्जाम्पल टू द एमपी गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्योंकि ग्रांट दिया तो ये क्या हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एमपी गवर्नमेंट इस पैसों का यूज करके कोई लैंड, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस कुछ भी बनवा रही है, भले उसे एसेट क्रिएट हो रहा है, तब भी इसको आप कैपिटल रिसीट नहीं बोलोगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलोगे, ये क्या हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। तो अगर ग्रांट दिया गया है तो डजेंट मैटर उस ग्रांट से क्या करवाया जा रहा है, ग्रांट हमेशा ही एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। फिर बात करते हैं लास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब क्या है, या तो एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज करेगा। तो वो सारे खर्चे सरकार के जिससे या तो हमारा कोई एसेट बढ़ रहा हो या कोई लायबिलिटी घट रही हो। तो वो सारे खर्चे जिससे हमने कोई एसेट खरीदा हो या कोई पुरानी लायबिलिटी चुकाई हो, उसे हम क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लैंड, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, सरकार अगर पार्लियामेंट नया बनवा रही है या फिर आप कुछ शेयर्स खरीद रहे हो या फिर आप किसी और स्टेट्स को लोन वगैरह दे रहे हो, तो ये सब क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना अगर ग्रांट दे रहे हो, फ्री में पैसा दे रहे हो, तो वापस नहीं आने वाला ये, तो ये क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर अगर आप लोन दे रहे हो तो ये पैसा आपको वापस मिलने वाला है, दैट मीन्स ये आपका एसेट हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी तरीके का टैक्स हो, फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइन्स, फीस वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। अगर आपका डिसइन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर्स आपने बेच दिए हैं, बोरोइंग से मतलब आपने कुछ उधार लिया है, या रिकवरी ऑफ लोन, जो आपने उधार दिया था वो वापस आ चुका है, तो ये सारी रिसीट तो है, बट कौन सी रिसीट है कैपिटल रिसीट। फिर आता है कि अगर आपने सरकार ने कोई वेजेस पे किए हैं, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह पे किया है या ग्रांट्स, डोनेशन वगैरह दिया है, तो खर्चा तो हो रहा है। तो कौन सा खर्चा है ये, इससे कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग ये सब खरीदा गया है तो इससे हमारा एसेट बढ़ रहा है। या फिर अगर आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी, किसी भी कंट्री को अगर आपने उधारी दी है, तो इससे खर्चा तो हो रहा है, पैसा जा रहा है, खर्चा तो है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, ये डायरेक्टली पूछा जा चुका है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता। अभी देखा था कि ना तो कोई एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो कोई एसेट बढ़ता है ना लायबिलिटी कम होती है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो एसेट बढ़ेंगे, आइदर द एसेट्स आर रेज्ड और लायबिलिटीज आर लोवर्ड। तो या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी। नाउ मेनली आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ग्रांट्स एंड डोनेशन, ग्रांट्स, डोनेशन और इवन सब्सिडीज भी। तो सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, 2 रुपए किलो 2 रुपए किलो वीट, 3 रुपए किलो चावल दे देना। ग्रांट मतलब फ्री में आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे दे देना। तो अगर आप ये कर रहे हो, दैट मीन सरकार क्या करना चाह रही है, वेलफेयर करना चाह रही है, लोगों का भला करना चाह रही है ना, उन्हें हेल्प करना चाह रही है। बट आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ रही है, दैट मीन्स आपकी कंट्री में पॉवर्टी है। अगर आपको लोगों को 2 रुपए किलो वीट या 3 रुपए किलो चावल देने पड़ रहे हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि लोग इतने गरीब हैं कि वो 40-50 रुपए किलो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये आपके वेलफेयर को दिखाती है, पर साथ में ये भी दिखाती है कि आपका
जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो सरकार अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है तो गरीबी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो रहा है तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऐसे बड़े बड़े एसेट को खरीदने में पैसा लगाया गया है, तो इससे जीडीपी ग्रोथ होगी ना। फिक्स एसेट खरीदा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रो होगी और इससे इन्फ्लेशनरी गैप भी सॉल्व हो जाएगा। डिफ्लेशन कब होता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, है ना। मार्केट में बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो सरकार अगर खर्चा करती जा रही है, रोड, डैम, ब्रिजेस वगैरह बनवा रही है, तो उससे खर्चा बढ़ेगा, तो डिफ्लेशनरी गैप है, सस्ताई है, वो ठीक हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी कंप्लेंट्स हो या सजेशंस हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।